चलिए देखिए, पिछला जो टॉपिक था हमारा, पिछला टॉपिक हमारा किस टॉपिक पे था? दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास हम लोग देखे थे। दक्षिण भारत के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि दक्षिण भारत का जो सिस्टम था, जो रहन सहन का जो तौर तरीका था, वो लगभग महापाषाण काल के जैसा था। वो लोग पहाड़ पे रहते थे, मतलब सारा चीज़ वहीं पे वो सर्वाइव करते थे। धीरे धीरे जैसे उनको जब ज्ञान हुआ, वो फिर कहाँ आते हैं? वो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे चलाते हैं। जो नदी वगैरह का जो डेल्टाई क्षेत्र था, वो डेल्टाई क्षेत्र के आसपास आके रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से धीरे धीरे क्या शुरुआत हो जाएगी? अब यहाँ से कई सारे साम्राज्य की बात हम, जैसे चोल, चेर, पांडे, इन सारी चीज़ों की जो बात करते हैं, जो हम यहाँ पर मैप बनाए हैं, ये हालांकि इसी क्षेत्र की बात हम, कर्नाटक, तमिलनाडु की बात हम कह रहे हैं। तो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे, हालांकि इससे पहले की भी हम बात कह चुके थे, जब ये महापाषाणिक काल में रह रहे थे, उसकी बात भी करते थे। संगम काल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो 100 से लेकर के 300 ईस्वी काल के बाद पढ़ते हैं। इनके बीच के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब संगम युग की जो हम बात, जो बार बार जो किताबों में लिखी होती है, संगम युग, संगम युग। अब ये संगम युग है क्या? देखो, दरअसल जो संगम होता है वो एक संस्कृत शब्द का है, संस्कृत का एक शब्द है संगम। और संगम का मतलब क्या होता है? सभा। संगम का मतलब क्या होता है? सभा। मतलब एक तरह से मीटिंग हो गया। कैसा मीटिंग? तमिल कवियों का मीटिंग। जो तमिल, जो कई सारे जो कवि थे, जब वो लोग इकट्ठा हो करके जब वो लोग कुछ रचनाएं लिखते थे, तो उसको क्या बोलते? उस रचना को, यानी कि वो जो रचना लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे? तमिल भाषा में लिखते थे। यानी एक प्रकार का तमिल लिटरेचर था। तो उसी तमिल साहित्य को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। चूँकि इस साहित्य को लिखने के लिए कई प्रकार की सभाओं का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो इस जो सभाओं के माध्यम से जो किताब लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं? संगम साहित्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए सिर्फ है, जैसे हम लोग कहते हैं एनसीईआरटी की किताब पढ़ते हैं। आप देखना कि एनसीईआरटी की जो किताब है, वो आम तौर पर कोई एक राइटर नहीं लिखता है। एनसीईआरटी की जो पूरा टीम होती है, उसमें कई सारे राइटर्स होते हैं। अब वो अलग अलग जो चैप्टर लिखे जाते हैं, वो अब उस चैप्टर की जो स्क्रिप्ट है वो अलग अलग लोगों को दी जाती है। आप ये लिखिए, आप वो लिखिए। मतलब कहने का मतलब है, उस किताब को फॉर्मेट तैयार करने के लिए कई सारे लोगों का टीम होता है, और वो पूरा टीम मिल करके क्या करता है? एक किताब बनाता है। जस्ट लाइक ये भी वही है कि कई सारे जो तमिल, जो बहुत सारे जो विद्वान हैं, उन सभी के मदद से, सभाओं के आयोजन के वजह से ही जो उस किताब का लिखना मतलब आसान हुआ, क्योंकि कई सारे लोगों का अपना अपना जो विचार उसमें व्यक्त होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये किताब केवल एक ही बार लिखा गया, इसके बाद भी कई बार तमिल का जो है सभा हुआ। जैसे अभी देखेंगे 3 सभा हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये कई बार चीज़ों को अपडेट भी किया गया, उसमें किताब को लिखा भी है। किताब का साइज़ धीरे धीरे मोटा भी हो जाएगा इस तमिल साहित्य का। अब पूरा का पूरा अगर दक्षिण भारत के बारे में समझना हो तो इसी संगम साहित्य से समझते हैं, क्योंकि संगम साहित्य जो है लिटरेचर के मामले में सबसे बढ़िया सोर्स है दक्षिण भारत को समझने के लिए, ठीक है। अब इनका जो क्रम देखते हैं, ये किस किस तरीके से लिखा गया है। देखो, दरअसल ये जो है पांडे राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ये पांडे जो हम लोग क्षेत्र देख रहे हैं ना, तो यहाँ के राजा लोग जो है तमिल, जो है कई सारे तमिल कवियों का जो है एक सभा कराते थे, और उसी सभा के माध्यम से वो क्या कराते थे? संगम साहित्य लिखवाते थे। तो पांडे राजा, जो कि लगभग 197 ईस्वी की बात बोल रहे हैं, उनके संरक्षण के आयोजन में ये चीज़ हुआ था। तो क्रम देख लेते हैं, एक तरफ स्थान है कहाँ पर हुआ था, और तीसरा क्या है? अध्यक्ष। इससे पहले हम लोग याद है जब जैन और बौद्ध का मीटिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हम लोग क्या देखते थे? जैन और बौद्ध से रिलेटेड जितनी सारी बातें थी वो भी लिखी जाती थी। सभा का आयोजन, अलग अलग अध्यक्ष भी वहाँ पे हम लोग पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो क्रम कौन सा देखते हैं? सबसे प्रथम जो है पहली बार जब लिखा गया था, तो वो स्थान कौन सा था? मदुरई, तमिलनाडु का क्षेत्र में मदुरई पड़ता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। ध्यान देना, ये वही अगस्त ऋषि है जो उत्तर भारत से आते हैं यहाँ पे दक्षिण भारत। इन्हीं के माध्यम से जो ब्राह्मण साहित्य वगैरह का जो लिटरेचर है, यही लेकर आते हैं वहाँ से, और ये बहुत सारी बातें इनको बतलाते हैं। मतलब दक्षिण भारत के लोगों को गंगा यमुना के बारे में बताते हैं, पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को उतना पता नहीं था, ठीक है। तो जो अगस्त ऋषि आते हैं वो यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं किसका? प्रथम संगम का, ठीक है। और ये कौन सा स्थान था? मदुरई। तो मदुरई जो है सबसे पहला मीटिंग कब हुआ था? मदुरई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। दूसरा मीटिंग जो होता है वो कपाटपुरम में होता है। अब ये पूरम, ये सब जो तुम फिर ये तमिलनाडु में है, तो कपाटपुरम, इसके भी अध्यक्षता कौन करते हैं? अगस्त। तो 2 मीटिंग में तो ये खुद ही शामिल हो जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए याद करना बहुत ईजी है, कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरा जो मीटिंग है वो कहाँ पर होता है?
तो मदुरई के उत्तरी क्षेत्र में होता है, तो उत्तरी मदुरई में होता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नक्कीरर थे। तो ये वाला बॉक्स हमको ध्यान रखना है कि पहला मीटिंग मदुरई में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? अगस्त। सेकेंड वाला कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त। और तीसरा वाला कौन थे? उत्तरी मदुरई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। और ये सारा मीटिंग का जो आयोजन था वो किसके टाइम में हुआ था? पांडे राजाओं के टाइम में हुआ था। ये देख लो मैप चोल चेर पांडे का। ये जो एरिया हम जो देख रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश को जो टच करता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एरिया को जो टच करता है, वो हमारा क्या है? चोल साम्राज्य। ये वाला जो नीचे का जो तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग का जो हिस्सा देख रहे हो, जो केरल के जो पूर्वी हिस्सा है, वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? पांडे। और ये जो केरला का जो एरिया, केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु जो मिक्स है थोड़ा बहुत, और ये कौन सा एरिया है? चेर। देखो सभी का अपना एक संकेत भी है, चिन्ह भी है, जो कि इसमें हम झंडे में हम दिखाए हैं वहाँ पे। अब जैसे अगर हम चोल की बात करें तो चोल के झंडे पे आपको क्या दिखेगा? बाघ, यानी कि वहाँ का जो है प्रतीक कौन सा चिन्ह है? अगर हम चोल साम्राज्य को अगर हम समझना चाहें उनका प्रतीक कौन सा हो जाएगा? बाघ। ये मैच मिलान कराने में कभी कभी दे देता है। तो चोल को क्या समझेंगे? बाघ। उसके बाद देखो पांडे क्या है? मछली। तो ऊपर बाघ नीचे मछली, याद रखना, ऊपर बाघ, तो बाघ कहाँ हो जाएगा? चोल। नीचे कौन है? पांडे। तो पांडे कौन हो जाएगा? मछली। और इधर कौन बचेगा? धनुष। अब ऐसे समझो, इधर से धनुष तीर मारते हैं और एक ही तीर से इधर बाघ को भी मार देते हैं और इधर मछली में भी मार लेते हैं। तो याद रहेगा ना कि तीर जब भी चलेगा तो इधर से चलेगा तीर, तो इधर से जाने का मतलब कौन? चेर। तो चेर का जो है वो संकेत क्या हो जाएगा? तीर। तीर धनुष हो जाएगा। तो यहाँ से तीर चलेगा तो बाघ को भी लग जाएगा और मछली को भी लग जाएगा। बस ये तरीका बताने, सिर्फ याद रखने का, उसका संकेत हम कैसे याद रखें। तो ऊपर बाघ, नीचे मछली, तो बगल में तीर है, क्योंकि यही तीर से दोनों का शिकार हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये कावेरी नदी के बारे में बहुत चर्चा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जो बताए थे कि जब ऊपर से, जो पहाड़ के ऊपर से जब आते हैं तो यहीं पर आके लगभग बस जाते हैं, इसी क्षेत्र में आकर के बसते भी हैं। अभी हम आगे चल के बहुत सारी बातें हम बतलाएंगे। ये हमारा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं चोल के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में समझते हैं। देखो दरअसल शुरुआत में जो इसकी राजधानी थी, जो चोलों की जो राजधानी थी, वो कहाँ पर थी? यहाँ पर तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली, ये जो उरैयूर का जो क्षेत्र देख रहे हो, इसी जगह पे उरैयूर जो है तिरुचिरापल्ली के अंदर आता है। ठीक है। तो शुरुआत में इसकी राजधानी कहाँ थी? तिरुचिरापल्ली। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? उरैयूर। बाद में जब शासक जब चेंज होता है फिर इसकी राजधानी कहाँ हो जाती है? पुहार, या फिर जिसको कहते हैं कावेरीपट्टनम। तो पहले राजधानी यहाँ पर थी और बाद में राजधानी कहाँ हो गया? तट के नज़दीक। निश्चित रूप से जब तट के नज़दीक राजधानी हो गई तो चोल जो है, चोलों का जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर हो चुका होगा, क्योंकि जब इसका जब राजधानी तट के नज़दीक होगा तो व्यापार करना क्या होगा? ज़्यादा आसान होगा ना बनिस्पत इसके, और इनको बहुत सारा फ़ायदा भी होगा नज़दीक में रहने से। अच्छा, अब समझते हैं सेकेंड BC की बात हम कह रहे हैं। ठीक है। सेकेंड सेंचुरी BC, यानी कि 200 ईस्वी पूर्व की बात हम कह रहे हैं। उस समय यहाँ के चोलों को एक प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था एलारा। ध्यान रखना, एलारा, एलारा एकदम याद रखना। एलारा जो है एक बहुत ही शानदार राजा था। वो श्रीलंका को जीता था, मतलब यहाँ से अटैक करके किसको हराया था? श्रीलंका को जीता। और श्रीलंका को ना सिर्फ ये जीता बल्कि वहाँ पर 50 साल जाके रहा। पूरा श्रीलंका पे 50 साल तक शासन किया। सोचने वाली बात है, श्रीलंका पे 50 साल शासन करना आम बात नहीं था। और ये एलोरा वहाँ जाकर श्रीलंका को जीता भी और 50 साल जाकर के शासन वो किया भी। अब देखना आने वाले शासन जो होंगे वो भी श्रीलंका को हराएगा फिर से। अब ये तो हमारा देख चुके हैं, और हमें जो चोल के बारे में जो प्रसिद्ध राजा है वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक एलोरा के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमको करिकाल के बारे में पढ़ना है, और करिकाल के बाद तीसरा एक और जो लास्ट है वो इल्लन जेता सिन्नी। बस यही 3 के बारे में ध्यान रखना है। चोल राजा जब भी बात होगा इसी 3 के बारे में हमको प्रॉपर तरीके से देखना है। अभी की बात करें, आने वाले समय में जब 9th सेंचुरी की जब हम बात पर, क्योंकि चोल अभी फिर आएगा, जो चोल को चोल मंडलम भी कहा जाता था। ठीक है। इस चोल के बारे में अभी राष्ट्रकूट के टाइम में भी पढ़ेंगे। 9th सेंचुरी में फिर ये चोल साम्राज्य का फिर से जो है आगे चल के जो है बहुत सारा चीज़ें जिसमें चेंजिंग आता है। चोल साम्राज्य खत्म नहीं होगा। देखो, तो सबसे प्रसिद्ध राजा की अगर बात करेंगे चोलों के समय में तो ये कौन थे? करिकाल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों भाई? क्योंकि ये देखो, इनको प्रसिद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अकेले, सोचो, चेर और पांडे की संयुक्त सेना,
दोनों मिल गए थे, किन के खिलाफ? चोल के खिलाफ। और ये दोनों मिलकर, ये अकेले थे और ये भाई साहब दोनों, लेकिन तब भी ये जीत ना पाया और दोनों को कस के पीटा है। देखो ये चेर और पांडे दोनों को हराया। और ये किस क्षेत्र में हरा? ये जो युद्ध कहाँ पर हुआ था? वेन्नी नाम का, यानी कि इस क्षेत्र के आसपास जो यहाँ पर लड़ाई हुई थी और दोनों को वो जो हराया था। और इसके अलावा श्रीलंका को भी हराया। सोचो ये अकेला इसको भी हरा रहा है, इसको भी हराया, और श्रीलंका को जो हराया वहाँ से 12,000 मजदूरों को वहाँ से पकड़ के लाया। और उस 12,000 मजदूरों से क्या करवाया? वो बोला कि एक काम करो, मजदूर लोग सबको बुलाया, सब लंबे एकदम पंक्ति में लाइन में लगा दिया। अच्छा, श्रीलंका के लोग पता नहीं समझते थे, लेकिन इसकी भाषा पता नहीं, लेकिन वहाँ के मजदूर को पकड़ के लाया गया। हालांकि श्रीलंका के शायद लोग भी तमिल ही बोलते होंगे, जैसे आज भी बोलते हैं, है ना। अब वहाँ से 12,000 मजदूरों को पकड़ के लाया। और यहाँ पर जो कावेरी नदी का, जो तुम ये जो नदी देख रहे हो, कावेरी नदी के साइड जो है वो बांध बनवाया। बांध बनवाने से क्या हुआ? पानी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर बांध बनवाया, वो भी कितना? 160 किलोमीटर लंबा। सोचो ये 160 किलोमीटर लंबा, अच्छा खासा लंबा होता है, उसमें बांध बनवाया। तो बांध बनवाने से फ़ायदा क्या हुआ होगा चोलों को? अब सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। अब वहाँ से लोगों को आराम से, मतलब कि खेत तक पानी भी इजीली पहुँच जाता था। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था अगर होगा तो कृषि बेहतर तरीके से काम चलेगा, कृषि व्यवस्था और बेहतर होगा, तो अनाज क्या होगा? ज़्यादा उगेगा, सरप्लस की स्थिति होगी, कृषि अधिशेष की स्थिति होगा, तो इसको टैक्स ज़्यादा मिलेगा, और टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो ये अपने सेना पे खर्चा भी करेगा। फिर ये वो शिल्प कला, लिटरेचर, सब चीज़ में खर्च कर, बहुत ही मतलब साहित्य को भी बहुत पसंद करता था ये। ठीक है। अब ये चेर पांडे को हराया, श्रीलंका को हरा के 12,000 मजदूर से वो क्या करवाया? सबसे पहले कावेरी नदी के तट पर सबसे पहले 160 किलोमीटर जो लंबी तटबंध बनाई, जिससे सिंचाई की व्यवस्था क्या हो गई? बेहतर हुई। और दूसरा देखो, हम पहले जो पढ़ाए थे ना कि पहले उरैयूर राजधानी थी, ठीक है। जब ये एलारा के टाइम में राजधानी कहाँ था? उरैयूर। और जैसे ही ये आया कौन? करिकाल जैसे आया तो राजधानी बदला, तो राजधानी बदल के कहाँ आया? पुहार। और इसी पुहार का दूसरा नाम क्या है? कावेरी पट्टनम। इसी को दूसरा नाम क्या है? कावेरी पट्टनम। और ये राजधानी चेंज करके लाया और फिर इसको क्या किया? बंदरगाह, बढ़िया बंदरगाह बनवाया। देखो बंदरगाह कैसे बनते हैं? बंदरगाह बनाने का मतलब है कि जहाँ पर आप जो जहाज़ या नाव जहाँ पे ठहरेगा उस जगह पे मतलब कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, गहराई ज़्यादा हो, चूँकि गड्ढा ज़्यादा होगा तो तभी तो उस पर नाव जब रहेगा तो ऊपर से आप क्या कर सकते हो? सामान को लोड कर सकते हैं। तो सामान लोड, क्योंकि सामान जब लोड होगा तो वो दबता है ना, तो वहाँ पर गहराई ज़्यादा चाहिए। आज भी देखो भारत का जो सबसे बेहतरीन जितने भी सारे पोर्ट हैं वो कैसे जगह पर है? जहाँ पर कि गहरा ज़्यादा है। जैसे कांडला की, जो कांडला बंदरगाह की बात करते हैं, वहाँ पर क्षेत्र बहुत ही गहराई है, तो वहाँ पर मतलब कि माल को लोड करने में ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर क्या करवाया? इस पुहार को अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से गड्ढा उड्ढा ढंग से खोद काट के यहाँ पर क्या किया होगा? उसको बंदरगाह बनवाया, ताकि यहाँ पर सारे जहाज़ यहाँ से आराम से माल लोड करके हम, तो व्यापार और वाणिज्य का भी विकास कर लिया और बांध भी बनवा लिया। तो सोचो ये कितना बड़ा काम किया, मतलब इससे अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। उसके बाद देखो, इसको साहित्य और शिक्षा का भी बहुत महान संरक्षक कहा जाता है। इनको लिटरेचर बहुत पसंद था, तरह तरह इनके टाइम में भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे जाते हैं। और ये चूँकि शिक्षा का बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, पढ़े लिखे लोग थे ये करिकाल हमारे। और देखो ये जो है, ये वैदिक जो धर्म होता है उसको मानता था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये वेद को मानता था, वैदिक धर्म को मानता था, और इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये वैदिक जो धर्म थे उनके संरक्षक भी थे, क्योंकि ये क्या करवाते थे? वैदिक यज्ञ करवाते थे। ठीक है, तो वैदिक यज्ञ वगैरह कराने से पता चल जाता है ये कि वैदिक धर्म को ये मानते थे। और ये वेद वगैरह कहाँ से पहुँचा होगा? ये अगस्त्य ऋषि लेकर गए होंगे, क्योंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत का कनेक्शन क्या होते चला गया? बढ़ते चला गया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा मिटाते हैं और उसके बाद हम बताएंगे किसके बारे में? चेर के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, पॉज कर लेते हैं पहले। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा छूट गया था, एक जो लास्ट जो अंतिम बताए थे। देखो हुआ ये था कि करिकाल के बाद जो है, जो भी राजा है वो दरअसल वो सारे कमज़ोर शासक हुए। वो इस साम्राज्य को ठीक से वो संभाल नहीं पाए, चोल साम्राज्य को वो संभालने में उतने बेहतर नहीं थे। काफ़ी उसके कई सारे शासक के बाद एक जो शासक आते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो होते हैं इल्लनजेता सिन्नी। क्योंकि हुआ ये था कि बाद में जब ये कमज़ोर पड़ेंगे तो ये चेर और पांडे ये दोनों मिल जाएंगे फिर, क्योंकि दोनों को संयुक्त हराए थे, दोनों मिल जाएंगे, उसके बाद फिर इसको हरा देते हैं। ये पूरा क्षेत्र को जीत लेता है फिर बाद में जा करके। तो उसी क्षेत्र मतलब उसी के बाद क्या होगा कि फिर से इल्लनजेत सिन्नी जो है फिर ये आता है
और फिर ये आएगा तो फिर ये अपना साम्राज्य को फिर से वापस लेने का प्रयास करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में वही इलन सिन्नी जो है लास्ट में थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं, उसका फिर मतलब चोल के बारे में ज़्यादा हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। अब जो चोल के बारे में जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो 9th सेंचुरी का जो हम पढ़ेंगे, जो गुप्ता काल जब पढ़ा रहे होंगे, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उस समय हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर हम तुमको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग पांडे के बारे में, यानी इसकी बात हम कह रहे हैं। ये क्षेत्र देखिए, पांडे का जो क्षेत्र था उसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये मदुरै जो है वो क्या है? राजधानी था। अच्छा, इससे पहले जब चोल पढ़ रहे थे तो उस समय उसकी राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर था। बाद में इसकी राजधानी कहाँ पर हो गया था? पुहार, यानी फिर कावेरीपट्टनम था। दरअसल ये जो पांडे का जो क्षेत्र जो आप देख रहे हैं पूरा, ये जो पांडे क्षेत्र था इसमें जो वर्तमान में जो तिन्नेवली का जो जिला है, रामनद है, मदुरै है और त्रवणकोर का जो एरिया है, ये सारा एरिया मिला करके ही हमारा क्या बना था? पांडे साम्राज्य बना था। तो उसकी राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी कहाँ पर थी? मदुरै, जो कि अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधि के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, मेगास्थनीज के इन्फॉर्मेशन में वो लिखा गया है कि ये जो क्षेत्र था, पांडे का जो क्षेत्र था, वो दरअसल मोती के लिए बहुत ही फेमस था, क्योंकि यहाँ पर मोतियों का व्यापार होता था। यहाँ पर मोती वगैरह, सीप से मोती यहाँ पे अच्छी मात्रा में निकाले जाते थे। ठीक है, और मोती के अलावा मेगास्थनीज ने ये भी कहा कि वहाँ पर जो शासन की जो बागडोर थी वो दरअसल किसके हाथ में थी? किसी स्त्री के हाथ में थी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर शासन की बागडोर किसी भी समाज में अगर स्त्री के हाथ में है तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो कि मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी कह सकते हो। ये बहुत ही मतलब एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है कि जो है जो पांडे के बारे में जो मेगास्थनीज कहता है कि ये दरअसल कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। जबकि उत्तर भारत में जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था? पितृसत्तात्मक ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इनका जो प्रमुख शासक था जो हमको याद रखना है, वो किसके बारे में याद रखना है? नेदुनजेलियन। बस ये याद रखना है क्योंकि मैचिंग कराने के लिए यही पूछ लेता है। तो प्रमुख पांडे जो शासक थे वो उसका नाम क्या था? नेदुनजेलियन। और वो भी देखो एक युवा राजा था, बहुत ही कम उम्र में एक्चुअली ये राजा बन जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कम उम्र में बनने से भी क्या होता है, कभी कभी चीज़ें जो होता है कम उम्र में भी आप बहुत कुछ सीख लेते हो। ये क्या करता है, बहुत ही कम उम्र में ये अपने दो पड़ोसी राजे, यानी कि दो पड़ोसी कौन हो जाएगा? एक चोल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? चेर हो जाएगा, और 5 सामंत, कुछ छोटे छोटे सामंत भी जो राजे थे, उस दोनों को जो है हराया। और हराने के बाद क्या किया? उस क्षेत्र पे अपना कैप्चर कर लिया। अच्छा, ये सारा चीज़ तुम लोग देख लिए। और इसके बावजूद आप ये देखो नेदुनजेलियन के बारे में, उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों के लिए कल्याणकारी कार्य किए। किसानों के लिए भी तरह तरह सिंचाई व्यवस्था, उनके लिए जो टैक्स वगैरह में बहुत सारी रियायत, ये सब चीज़ उनको दिया जाता था। और व्यापारी वर्ग को चूँकि व्यापार करने में अच्छा खासा सुविधा मिलता था। विद्वानों को आश्रय दाता, यानी कि जो विद्वान लोग थे वो उनको बहुत पसंद आते थे। और ये खुद भी चूँकि बहुत बड़े विद्वान थे तो उनको भी अच्छा लगता था, चलो ठीक है सब लोग मिल करके, सारे जो पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा हो, कुछ बहस चलता रहो, कुछ सीखने को मिले। तो ये सब चीज़ में बड़ा अच्छा था। उसके बाद देखते हैं कि ये वैदिक धर्म को अच्छा खासा प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि ये खुद ही वैदिक धर्म को मानते थे। तो वैदिक धर्म को अच्छा खासा प्रोत्साहन देते हैं और साथ ही वो वैदिक यज्ञ भी कराते हैं। और इसी वजह से इस समय काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। ब्राह्मणों का स्थान जो है काफ़ी ऊंचा माना जाता था नेदुनजेलियन के टाइम में। ठीक है, और ये देखते हैं कि जो व्यापार करते वो रोमन साम्राज्य तक व्यापार चलता था इनका। तो रोमन जो साम्राज्य में जो वहाँ के जो सम्राट थे, जो उनका नाम था अगस्टस और ट्रोजन, वहाँ पे उनके दोनों के दरबारों में ये अपना जो राजदूत वगैरह भी भेजते रहते थे बीच बीच में, कि अगर व्यापार से संबंधित अगर कोई बात हो या फिर कुछ यहाँ से कभी कभी गिफ्ट वगैरह जो भेजना होता तो ये जो भेजते रहते थे नेदुनजेलियन। यानी कि हमारा जो है जो रोमन साम्राज्य के साथ भी अच्छा रिलेशन था उस समय। सोचो ये काफ़ी कितना पुराना समय की बात करें, तब भी हमारा विदेश नीति कितना बेहतर था। तो ये हमारा देख लिया। अच्छा, प्रमुख जो पत्तन नगर था जहाँ से हम लोग ज़्यादा व्यापार करते थे वो कौन था? कोरकै। ये ध्यान रखना है कि प्रमुख पत्तन नगर कौन था? कोरकै। और जिससे पहले जो चोलों का जो देखे थे वो कौन था? पुहार। तो पुहार पहले उरैयूर था, बाद में राजधानी से बदला, लेकिन प्रमुख पत्तन नगर की अगर बात बोले तो वो कौन था? पुहार। यानी कि चोल लोग पुहार के माध्यम से व्यापार करते थे, जबकि पांडे किसके माध्यम से करते थे? कोरकै। तो याद रहेगा ना। तो पांडे का जो वो जो चिन्ह था वो मछली याद रखना, ठीक है। वैसे भी पांडव में जो अर्जुन थे वो मछली पे निशाना लगाए थे, तो ऐसे भी नहीं भूलोगे, है ना। दरअसल देखो होता क्या, ये जो तीनों है ना, चोल चेर पांडे, ये आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। और इसी लड़ने की वजह से तुम देखना बाद में तीनों को नुकसान भी होता है। चूहा बिल्ली का जैसे खेल चलता है ना, अब देखना कभी ये अकेला पड़ेगा तो ये दोनों मिल के हराएगा,
कभी क्या करेगा, ये दोनों मिलेगा तो इसके खिलाफ, अभी जस्ट वही हुआ था, ये दोनों मिला फिर भी हरा दिया उसको, क्योंकि ये जो नेदुन जेलियन था बहुत ही मतलब था ताकतवर राजा। ठीक है, तो पांडे के बारे में हमारा इतना देख चुके हैं। अब जरा सा हम लोग क्या देखते हैं, चेर के बारे में, यानी अब इनका बारी है, जरा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले पॉज करते हैं, उसके बाद फिर मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चेर वंश के बारे में। देखो चेर वंश के बारे में जो है, सबसे पहले ये देखना है कि चेरों को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उनको बोला जाता है केरल पुत्र। क्या बोलते हैं उसको, केरल पुत्र बोलते हैं। इनका जो सबसे प्रथम राजा था उसका नाम था उदयन जेरल। क्या नाम था इसका, उदयन जेरल था, और उनका पुत्र का नाम क्या था, नेदुन जेरल। तो उदयन जेरल का नाम, बेटा का नाम क्या है, नेदुन जेरल आदन, और उसी का पुत्र क्या है, सेनगुटवन, और सेनगुटवन के बाद जो सबसे अंतिम शासक था उसका नाम है सेय्ये। क्या नाम है इसका, तो इसी चार के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन है, उदयन जेरल, जो सबसे पहला राजा के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद है नेदुन जेरल आदन, सेनगुटवन और सेय्ये। तो नेदुन जेरल, अच्छा इनके बारे में ज़्यादा हमारे पास सूचना है नहीं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं पहले। नेदुन जेरल आदन, इनके बारे में ज़्यादा सूचना, चूँकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं मिला तो वहाँ पे लिख दिए। तो नेदुन जेरल आदन जो है ये करिकाल के पिता, याद होगा अभी जस्ट हम पढ़ा रहे थे करिकाल के बारे में। तो करिकाल के जो पिता थे, यानी कि ये जो ये चोल का जो क्षेत्र था करिकाल, याद है ना। तो हाँ, तो करिकाल के पिता से एक्चुअली ये लड़ाई कर रहे थे, कौन, नेदुन जेरल आदन। अच्छा, उनके पिता से इनकी लड़ाई हुई, और लड़ाई के दौरान क्या हुआ, अब एक्चुअली हुआ ये कि लड़ाई तो दोनों मिलकर किए, जीता कोई नहीं, मर गए दोनों, ये खुद भी मर गए और ये खुद भी मर गए। मरे क्या मतलब, दरअसल इनको तीर लग गया था, तीर लगने के बाद ये घायल हो गए थे। इनको शर मारा था अपने ऊपर, क्योंकि युद्ध के दौरान जो है घायल अपने आप को जो देख रहे, इनको आत्मग्लानि महसूस हो रहा था, और इसी चक्कर में वो क्या कर लिए, सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। तो एक तो करिकल के पिता भी मर गए, ये खुद भी मर गए। उसके बाद आते हैं करिकल। तो करिकल का टाइम जब देखना कि वो कितना सारा काम कराता है, वो बांध वगैरह बनवाएगा, है ना, बांध बनवाएगा, फिर पुहार राजधानी बनवाता है, जो भी हम जस्ट पढ़े थे। अच्छा, नेदुन जेरल जो अपनी राजधानी था वो कहाँ पे बनाता है, मरिंदे उसकी राजधानी रहती है, इसी जगह मरिंदे आपको मिलेगा, मरिंदे। उसके बाद यवन व्यापारी को भी बंदी बनाया। ये देखो साथ ही साथ ये जब लड़ाई, जब मरने से पहले जो है यवन व्यापारियों के साथ भी लड़ाई कर रहा था। ये यवन के लोग जो यहाँ पे व्यापार करने आते थे, और उनको भी हरा के जो बंदी उंदी बना लेते थे। ये मतलब किसी को समझते कुछ नहीं थे, मतलब कहते ना अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि जो मन में आता वो कर देते थे। ठीक है, और इस तरह से लास्ट में क्या हुआ, खुद भी निपट गए एक टाइम के बाद। तो नेदुन जेरल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब जो सेनगुटवन आता है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमको किसी के बारे में याद रहे न रहे, लेकिन सेनगुटवन के बारे में याद जरूर रहना चाहिए। देखो इनको जो चेर वंश थे, चेर वंश में सबसे महान शासक कहते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, लाल या भला चेर कहते हैं। इनको अच्छा चेर शासक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपने टाइम में ये पत्नी पूजा जो वहाँ पे करवाते हैं, जो अपने क्षेत्र में ये पत्नी पूजा करवाते हैं, जो कि मतलब और साथ ही साथ उनकी मूर्ति भी बनवाते हैं। जो आदर्श या पवित्र पत्नी होती थी उनकी वो मूर्ति बनवाते थे, और उनकी सरेआम पूजा होती थी। मतलब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये कि मतलब वहाँ पे मातृसत्तात्मक किस लेवल पे था, महिलाओं का सम्मान कितना ज़्यादा वहाँ पर होता था, कि ये पत्नी पूजा, जिनको कि कभी कभी पत्नी पूजा या फिर इनको कन्नगी पूजा, ये कन्नगी एक बहुत ही महान शख्स थी, उनके बारे में कभी आगे चल के हम बताएंगे आपको, रानी कन्नगी के बारे में। ठीक है, तो चूँकि कन्नगी के चूँकि एक वीर नारी के सम्मान के रूप में जो पत्नी पूजा वहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, अंतिम सम्राट जो बताई सेय्ये, जो अंतिम राजा था उसको कौन हराता है, जो पांडे का जो नेदुन जेरल जो भी थोड़ी देर पहले, वही इसको हराया, और फिर ये जाकर के हमेशा के लिए क्या हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारा जो चोल चेर पांडे वाला जो टॉपिक था वो हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, संगमकालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे, कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था। अभी बहुत सारा चीज़ समझना है, ये तो मोटा मोटी भी चोल चेर पांडे के बारे में, सिर्फ सम्राट के बारे में देखें, लेकिन अभी समाज के बारे में ऐसी कई सारी बातें हैं जो अभी समझना बाकी, और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।